गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिकम्बिनेशन का ही एक पार्ट है जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। वो हम कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में हमने देखा रिकम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ही जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तथा जीन विनिमय। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैंडल्स लॉ में, लेकिन इसको हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पर्टिकुलर नियम के द्वारा हम रिकम्बिनेशन बता सकते हैं, इसीलिए हम इसे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रिकम्बिनेशन को संबंधित करेंगे किससे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। देन है क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम कहते हैं जीन विनिमय। जीन विनिमय में भी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं कि उसमें है रिकम्बिनेशन मेनली होता है, तो हम क्रॉसिंग ओवर को भी पढ़ेंगे। जो प्रोसेस होती है रिकम्बिनेशन की हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस किस प्रकार से रिकम्बिनेशन हो सकता है। और आगे वाले जो टॉपिक हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ रिकम्बिनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपने सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल और विभिन्न प्रकार के जो मॉडल बताए थे वो इसमें बताने हैं। देन रोल ऑफ रैक ए, रैक बी, सी, डी एंजाइम, ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद में साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप जानते हैं कि जब युग्मक बनते हैं तो जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से उनका एक भाग दो पृथक होके और अगुणित अवस्था में हमको युग्मक प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से उसमें जो जीन्स के दो एलिल होते हैं, ये भी आपको पता है। 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड एलिल्स। तो एक गैमेट में कौन सा एलिल आएगा, और जैसे 2 जीन्स है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि एक जीन है लंबाई का जीन और एक जीन है बीच के कलर का जीन। तो यहाँ पे लंबाई के जीन के 2 एलिल हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और सीड कलर के अगर हम 2 जीन मान लें कि एक कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लंबाई और सीड कलर, इन दोनों के जीन्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं गैमेट्स में वो कैपिटल टी के साथ में स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल टी के साथ में कैपिटल आर भी आ सकता है। इसी प्रकार से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो यहाँ पे 2 लक्षणों के जीन आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे गैमेट बनते समय। तो ये तो सरलता से बताया। अगर हम परिभाषा की बात करें तो मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द एलिल्स ऑफ 2 different genes get sorted into gametes independently of one another. In other words, the allele a gamete receives for one gene does not influence the allele received for another gene. एक गैमेट के बनते समय जो एक गैमेट एक एलिल को रिसीव करता है, वह एलिल दूसरे एलिल को जो गैमेट में आएगा उसे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। वे दोनों एलिल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि यह नियम 1865 में मैंडल ने दिया था। कब दिया था? उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, द्विसंकर क्रॉस किया था, उस समय यह नियम दिया था। ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में चेकर्स बोर्ड में किस प्रकार से मैंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को प्रूव किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 पेरेंट हैं। एक आप देख रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आर फॉर राउंड एंड वाई फॉर येलो। ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और इन्हीं का रिसेसिव फॉर्म अगर हम लेंगे तो स्मॉल आर, स्मॉल आर वाई। तो ये जो हैं दे आर ग्रीन सीड्स एंड दे आर रिंकल्ड। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कि एक सर्कल है और दूसरे के ऊपर आप स्टार शेप जो दिख रहा है विच इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये रिसेसिव कैरेक्टर हैं या अप्रभावी लक्षण है। F1 जनरेशन में हम जानते हैं कि हमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्राप्त होगा। यदि हम F1 को वापस उसी से क्रॉस करेंगे तो ये चेकर्स बोर्ड आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको राउंड एंड येलो, मेरा मतलब आपको इसको डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अभी, लेकिन आपको इतना समझना है कि हमें जो पेरेंट्स थे विचार क्या थे, राउंड एंड येलो या फिर ग्रीन एंड रिंकल्ड। लेकिन हमको राउंड एंड येलो तो 9 प्राप्त हुआ है, ग्रीन और रिंकल्ड 1 प्राप्त हुए, लेकिन साथ ही हमको नए कॉम्बिनेशन भी मिले हैं विच आर राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो। तो ये नया कॉम्बिनेशन रिकम्बिनेशन
तो आप समझ पा रहे हैं हम कैसे संबंधित कर सकते हैं रिकम्बिनेशन को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, क्योंकि युग्मक बनते समय दोनों लक्षण, कौन सा लक्षण, सीड का शेप और सीड का कलर, वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और कैपिटल आर के साथ में वाई का कुछ भी आ सकता है, स्मॉल वाई भी आ सकता है, और कैपिटल वाई भी आ सकता है। उसी प्रकार से स्मॉल आर के साथ में भी स्मॉल वाई भी आ सकता है और कैपिटल वाई भी आ सकता है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वैसे ही अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिकम्बिनेशन के फॉर्म में बताएं कि किस प्रकार से हमें नए रिकम्बिनेशन प्राप्त होता है, तो ये जो प्रोसेस बताई गई है, ये बताई गई है मेयोसिस के अंतर्गत, जब युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। जानते हैं कि द्विगुणित से अगुणित हमको युग्मक प्राप्त होते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कलर से बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक द्विगुणित सेल का क्रोमोसोम है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम है वो एक पेरेंट से आए हुए हैं, और जो रेड कलर के क्रोमोसोम्स है वे दूसरे पेरेंट से आए हुए हैं, और वो दोनों क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मेटाफेज में आप जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक मेटाफेज प्लेट में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिकम्बिनेशन के कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, किस किस प्रकार के रिकम्बिनेशन प्राप्त होंगे, वो डिपेंड करता है कि मेटाफेज प्लेट पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो किस तरह से अरेंज हुए हैं। आप देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पे, हमने सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम बताए हैं। आप देखिए अगर 23 क्रोमोसोम को आप इस तरीके से अरेंज करेंगे तो कितने सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। हमने सिर्फ 2 क्रोमोसोम लिए हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा बड़ी साइज में बताया कि एक ये जो है ये बड़ा वाला इट इज़ अ लार्ज होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, और ये स्मॉल होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। समझ चुके हैं आप, एक आया हुआ इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक आया है मेल से और एक आया फीमेल से। अब यहाँ पे कि 2 प्रकार से अरेंज हो सकता है। पहला तो कि दोनों ही रेड एक साइड में हो और दोनों ब्लू एक साइड में हो, ऐसा हो सकता है। या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, कि रेड के जो नीचे है वो ब्लू हो और ब्लू के ऊपर रेड हो। तो जब इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, जब मेटाफेज प्लेट बनेगी, तो ये आपको ध्यान है कि बीच में यहाँ पे एक तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर बनता है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो हमको ये कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे, और इस प्रकार से जो 4 गैमेट हमें मिलेंगे वो हमें ये प्राप्त होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इसका अरेंजमेंट ऐसे नहीं होके और इसका अपोजिट हो जाएगा, तो आप खुद देख रहे हैं कि तर्कु तंतु इस प्रकार से बनेगा, स्पिंडल फाइबर, और हमको जो कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे वो काफ़ी अलग होंगे। तो अब ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण हमको नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं युग्मकों के, और जब युग्मकों के नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे तो युग्मक के संलयन के द्वारा जो जाइगोट बनेगा, या जो आगे नई संतति या नई जनरेशन हमको प्राप्त होगी, उसमें भी हमको न्यू कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। बहुत ईजी है, आप इसको समझें। तो ये बात हुई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। दूसरा हम देखें क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप जानते हैं होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि वह होता है क्रोमोसोम के अंदर मियोसिस के टाइम पे। मियोसिस में प्रोफेज 1 में एक अवस्था होती है पैकाइटिनी, जहाँ पे जीन विनिमय होता है। दूसरी बात, जीन विनिमय किसके बीच में होगा, तो हम कहेंगे जीन विनिमय हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ऐसे क्रोमेटिड्स मतलब अर्ध गुणसूत्र, उन अर्ध गुणसूत्रों के बीच में होता है विच आर नॉन सिस्टर, मतलब वो एक ही गुणसूत्रों से संबंधित नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर। तो समझ में आ गई बात आपको कि कहाँ पे होगा। देन ईच डिप्लॉयड सेल्स कंटेन 2 कॉपीज़ ऑफ एवरी क्रोमोसोम। ये हम जानते हैं कि एक पेरेंट से आता है, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, और इन दोनों से हमको होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर प्राप्त होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। When diploid organism undergo sexual reproduction, they first produce haploid gametes। सबसे पहले वे meiosis के समय गैमेट बनाते हैं, और बताया था मैंने आपको ड्यूरिंग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ meiosis homologous chromosomes align with each other and exchange genetic material। तो यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा कि रिकम्बिनेशन कैसे बन रहा है, उनकी अलाइनमेंट के कारण भी हमको नए नए रिकम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। कि वहाँ पे हमने देखा था मेटाफेज पे कि दोनों जीन एक दूसरे से दो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर्स किस प्रकार से अरेंज हुए हैं, वैसे हमको नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं किसमें, गैमेट्स के अंदर। तो वैसे ही जीन विनिमय किसके बीच में होता है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे
यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई मतलब नहीं है। एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उन दोनों के बीच में क्या होगा, जीन विनिमय होगा और नए कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। वापस मैं आपको समझाऊँ अगर, तो यहाँ पे तो आपने देखा कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं बताया गया है। तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें से आपको एक बड़ा वाले की हम बात करें तो एक रेड कलर का दिख रहा है और एक ब्लू कलर का दिख रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा इन दोनों के बीच में। ओके, जबकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, अब गैमेट बनते टाइम पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग युग्मकों में जा रहे हैं। अब ये बात हुई क्रॉसिंग ओवर की। इसके बाद में है कि क्रॉसिंग ओवर के समय जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का एक्सचेंज होता है, नया रिकम्बिनेशन बनता है। हम रिकम्बिनेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ये होमोलोगस रिकम्बिनेशन होगा क्योंकि यह होमोलोगस गुणसूत्रों के बीच में हो रहा है या होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स के बीच में हो रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ होमोलोगस रिकम्बिनेशन। अगर हम चित्र द्वारा समझें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें से एक क्रोमोसोम ब्लू कलर में बताया गया है और एक क्रोमोसोम रेड कलर में बताया गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास में अलाइन होते हैं, आप जानते हैं मेयोसिस के टाइम पे, मेयोसिस के प्रोसेस फर्स्ट में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दो भाग, ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर क्रोमेटिड मतलब अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र के अंदर जो आप दो भाग देख रहे हैं, इसे एक भाग ये है और एक भाग ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, एक ये और एक ये। और यहाँ पे भी ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। लेकिन हम इसकी बात करें ब्लू वाले के आधे भाग की और रेड वाले के आधे भाग की, दे बोथ आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्योंकि वो दोनों अलग अलग गुणसूत्रों से संबंधित हैं। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया है, जिसके कारण कुछ भाग रेड वाले का ब्लू वाले में आ गया है और कुछ ब्लू वाले का रेड वाले में चला गया है। तो हमको क्या मिला है, एक नया कॉम्बिनेशन मिला है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो क्रोमेटिड तो क्या हैं, विच आर रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, और जो दो क्रोमेटिड साइड वाले हैं दे आर नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स। तो बहुत आसानी से यहाँ पे रिकम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, कहाँ, क्रॉसिंग ओवर में यह बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि रिकम्बिनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अगर मतलब प्रारंभ कहाँ से होता है, तो हम बोलेंगे कि वो स्वतंत्र अपयूहन के नियम से होता है कि वहाँ पहले ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं जीन्स के। इसके बाद में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम, और फिर कुछ और नए कॉम्बिनेशन हमको एक ही जीन में भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आज रिकम्बिनेशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा जेनेटिक मैपिंग या जीन मैपिंग। थैंक यू।